नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। थैलेसीमिया एक विरासत में मिलने वाली गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता और मरीज को लाइफ लॉन्ग एनीमिया से जूझना पड़ता है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग किसी न किसी फॉर्म के थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं। भारत इस बीमारी का सबसे बड़ा बोझ उठाने वाले देशों में से एक है। भारत में अनुमानित 40 से 45 मिलियन लोग बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के करियर हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा मरीज आज भी नियमित इलाज पर निर्भर हैं। हर साल देश में 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्म लेते हैं, जिनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। अब तक थैलेसीमिया के इलाज का मतलब था बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन ओवरलोड का खतरा, दवाओं पर निर्भरता और सीमित क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अब एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वयस्क थैलेसीमिया एनीमिया के इलाज के लिए पहली ओरल पिल मिटापेविट को मंजूरी दी है। यह दवा अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दोनों में एनीमिया के इलाज के लिए अप्रूव्ड है और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एडल्ट पेशेंट्स में असर दिखा चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इस दवा ने हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ाने, फटीग कम करने और कई मरीजों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत घटाने के संकेत दिए हैं और इसी वजह से मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे थैलेसीमिया ट्रीटमेंट का गेम चेंजर मान रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कि मिटापेविट कितनी असरदार है, ये कितनी सुरक्षित दवा है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और भारत जैसे देश के लिए इसके क्या मायने हैं और क्या वाकई ये थैलेसीमिया के इलाज की दिशा बदल सकता है। इस पर चर्चा के लिए 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज इनसाइट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिना तबस्सुम मेरे साथ जुड़ी हैं, सीनियर साइंटिस्ट और प्रोग्राम ऑफिसर हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज ICMR हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिना तबस्सुम, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ दूसरी खास मेहमान डॉक्टर नीता राधाकृष्णन जुड़ी हुई हैं, HOD है, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी एंड BMT, PG इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, नोएडा। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर नीता राधाकृष्णन, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर हिना तबस्सुम, शुरुआत आपसे करेंगे। WHO थैलेसीमिया को एक गंभीर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर मानता है और भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से शामिल है। आप थोड़ा सा हमें पहले समझा दीजिए कि अगर जब हम थैलेसीमिया को समझ रहे हैं कि थैलेसीमिया असल में होता क्या है, हीमोग्लोबिन कैसे प्रभावित होता है और ये बीमारी मरीज की पूरी जिंदगी कैसे बदल देती है। धन्यवाद इस सवाल का। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक मतलब माँ बाप से बच्चों में जाने वाली एक रक्त रोग है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। इससे जो RBC जो लाल रक्त कोशिकाएं रहती हैं उनकी संख्याओं में ना कमी हो जाती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को थकान, कमजोरी या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, अल्फा और बीटा। जो हीमोग्लोबिन जो जीन है उसके अलग अलग भागों से ये जुड़ा हुआ है। इसकी गंभीरता के हिसाब से इसको माइनर माने हल्का और मेजर मतलब गंभीर 2 हिस्सों में बांटा गया है। माइनर जो थैलेसीमिया माइनर हुआ उसमें लक्षण या तो बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, बल्कि लेकिन जो मेजर जो गंभीर जो उसका रूप है उसमें बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। इसके जो प्रभाव है जैसा अभी मैंने कहा था, उससे लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी रहती है शरीर में। प्रभावित व्यक्ति को थकान जल्दी होती है और जो रोजमर्रा के जो कार्य रहते हैं वो भी कठिन लगते हैं। तो जो लक्षण हैं वो थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, त्वचा का पीला पड़ जाना और जो जो गंभीर रूप है ये लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं।
कमेंट दोनों डॉक्टरों का, और थैलेसीमिया और इससे किस तरह से जिंदगी प्रभावित होती है, कितनी गंभीर ये बीमारी है, इसे समझने के लिए दोनों डॉक्टर नीता राधाकृष्णन और डॉक्टर डीके गुप्ता का मैं रिएक्शन लूंगी। डॉक्टर नीता राधाकृष्णन, अब तक थैलेसीमिया के इलाज का मतलब था नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन ओवरलोड का लगातार खतरा। एक ट्रीटिंग एक तरह से मैं बात करूं, आपने बहुत सारे केसेस इसके देखे हैं, उस आधार पर अगर आप बताएं कि करंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में मरीजों को किन सबसे बड़ी मेडिकल और क्वालिटी ऑफ लाइफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आपने जैसे बोला 6 महीने के आसपास से हमें पता चल जाती है थैलेसीमिया मेजर जो मरीज है, जो हीमोग्लोबिन कम होके हमारे पास आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूशंस होती है। पहले लगभग 1-1.5 महीने में ब्लड चढ़ना होता है, फिर आगे जाके वो 2 से 3 हफ्ते में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और आप समझ सकते हो कि एक ब्लड के लिए हमें कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक लाइफ लॉन्ग एक बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़े और हर 3 हफ्ते में 1 से 2 यूनिट चढ़ाना पड़े, तो वो पूरी उनकी फैमिली उसी के ऊपर कंसंट्रेट रहना पड़ता है। उनकी लाइफ में बाकी चीज़ों में फोकस करने के लिए और फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और भी जैसे बोला आयरन ओवरलोड हो जाती है। जैसे हर बार जब ब्लड चढ़ती है उसके अंदर हर यूनिट में लगभग 200 mg आयरन शरीर में जम जाती है। तो उसके बाद वो आयरन को बॉडी अपने आप निकाल नहीं सकते, तो उसको आयरन कीलेटर्स या दवाइयाँ होती है जिससे हमें आयरन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार लगभग 1-1.5 साल 2 साल के आसपास से वो दवाई भी शुरू हो जाती है, फिर वो भी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इलाज है जिससे क्योर हो जाती है, और जीन थेरेपी भी एक और इलाज है जो अभी रिसर्च में है, और कुछ चीज़ें अभी अप्रूव्ड भी है वेस्ट में, बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए जीन थेरेपी आम आदमी के इसके बस की बात नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे सुविधाएं हैं जिससे ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग कम हो जाती है, और बहुत सेंटर्स में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट अवेलेबल है जिससे क्योर हो जाती है। पर फिर भी वो सबके बस की बात नहीं है। जनरली 5 to 10 years के पहले वो अगर करेंगे उसकी सक्सेस रेट ज्यादा है, और जो बच्चे उससे ऊपर हो गए 10-15 साल के हो गए या अडल्ट हो गए अभी, तो उनके लिए ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन नहीं है। फिर जो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे आपने बहुत अच्छा बात किया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लग जाती है। पहले केवल ब्लड की वजह से, फिर आयरन कीलेशन की दवाइयाँ भी शुरू हो जाती है, फिर आयरन फिर भी जम जाती है, तो इसमें हार्ट में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, एंडोक्राइन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम, तो ये बच्चे छोटे दिखने लग जाती है और उनके हार्मोन्स की कमी हो जाती है, डेवलपमेंटल डिलेज हो जाती है उनकी वजह से। जो एडोलेसेंट एज में उनकी जो हार्मोन्स की आवश्यकता होती है तो वो कम होती है। तो ओवरऑल वो दूसरे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट, अनलेस बहुत अच्छे से मैनेज्ड है तो ज़्यादातर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी ठीक माने जाएंगे, बट अदरवाइज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरली पुअर हो जाती है। और ब्लड की सेफ्टी भी एक बात आ जाती है इसमें, क्योंकि जब भी हमारे पास ट्रांसफ्यूजन टायर 1 सिटीज में जो ब्लड चढ़ाते हैं उनके लिए तो ब्लड मिलने का ऑप्शन होता है। कल आपने सुना होगा मीडिया में कि बहुत जगहों पे ब्लड ऐसे मिल रही है जिसमें HIV, हेपेटाइटिस C बच्चे में आ जाती है, तो फिर उसकी इलाज और उसकी वजह से बच्चे को जानलेवा खतरा होने का भी रिस्क रहती है। तो इन वजहों से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो ट्रांसफ्यूजन, किलेशन और कॉम्प्रिहेंसिव केयर और ट्रांसप्लांट है, अभी ऑप्शंस है, पर फिर भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें खराब रहती है। ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता, आप भी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से समझाएं। बस अब इसके बाद हम मेटापिवट पे बात करेंगे, क्यों इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, लेकिन ये बीमारी इतनी गंभीर क्यों? और थैलेसीमिया की जब हम बात करते हैं, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज की ही नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देती है। इतना महंगा इलाज, किस तरह की दिक्कतें अब तक आती रही हैं, और फिर हम इसके बाद समझेंगे कि मेटापिवट जो है वो किस तरह से गेम चेंजर होगी, कैसे काम करेगी, कब इसको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप डॉक्टर गुप्ता इस बारे में बताएं, कैसे पूरा परिवार और धीरे धीरे इसका प्रोडक्टिविटी, समाज, हर एक पर असर, क्यों इतना गंभीर थैलेसीमिया? देखिए, जैसा प्रीति आपने बताया कि भारत की बात करें तो भारत में जो जितने भारतीय हैं उसमें 3 से 4% की जो पॉपुलेशन है उसमें बीटा थैलेसीमिया जीन को कैरी करते हैं, वो कैरियर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। अगर 2 कैरियर्स अगर आपस में मैरिज करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं बीटा थैलेसीमिया बीमारी होने के। और जो इन नंबर्स में बात करेंगे तो लगभग 3.5 से लेकर 5 करोड़ के लोग हैं जो लगभग कैरियर्स हैं इंडिया में। इंडिया की बात करते हैं तो हर साल मतलब रफली 10 से 12 हजार बच्चे बॉर्न होते हैं थैलेसीमिया बीमारी से। 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं, जो हर समय उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, रेगुलर जरूरत पड़ती है। और ओवरऑल ग्लोबल बर्डन की बात करें तो इंडिया में 25% ऑफ द ग्लोबल बर्डन इंडिया में पेशेंट्स का है। मतलब इसको हम लोग थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं इंडिया को। कहीं ना कहीं डाटा जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसा अभी सबने बताया, हम लोगों ने जो बीमारी है बेसिकली इनहेरिटेड है,
जेनेटिक बीमारी है जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसका जो प्रोटीन होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हेल्दी आरबीसी जो 120 डेज तक जीती हैं वो जल्दी मरने लगती हैं, बिकॉज वो स्मॉलर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और उनकी एज कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि दो तरह के टाइप्स होते हैं, अल्फा और थैलेसीमिया, जैसे बीटा डॉक्टर साहब ने बताया, दोनों में हमारे यहाँ पेशेंट पाए जाते हैं। और बिकॉज मेन जो काम है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से लेके हर बॉडी के ऑर्गन तक। बिकॉज ऑर्गन तक ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से बहुत सारा फटीग होना, वीकनेस होना, सांस फूलना, स्किन पीली हो जाना, पुअर ग्रोथ हो जाना, डिलेड प्यूबर्टी आना, उनका जॉन्डिस हो जाना, बिकॉज अब बहुत सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए उनकी स्प्लीन बढ़ी जाती है। और बहुत इसकी वजह से, जैसे आप बता रहे थे, अभी डॉक्टर साहब बात करते, बिकॉज बहुत बार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है बार बार, तो बहुत सारा आयरन इकट्ठा हो जाता है बॉडीज में, तो उसकी वजह से जो आयरन डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, लीवर को करता है, उसके अलावा जो हार्मोन ग्लैंड्स है उनको डैमेज करता है। बहुत सारे बच्चों में जो माइल्ड है तो उनमें कभी कभी सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए उनकी डिलेड डायग्नोसिस भी होती है। लेकिन बट जो मेजर सिम्टम्स होते हैं उसमें एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब बहुत थकावट होती है, फ्रीक्वेंट और रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बच्चों की कम होती है, बोन की डिफॉर्मिटीज हो जाती है, स्पेशली फेस डिफॉर्म्ड होता है, अलग से दिखते हैं बच्चे लोग। अगर आप पेट को सर्च करेंगे, उनकी स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, लिवर इनलार्ज हो जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या समाज पे क्या फर्क पड़ता है, तो समाज की बात करें तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज इंडिया में इतने सारे पेशेंट्स हैं, उनको इतना सारा ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ब्लड हमारे लिए जो एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स हैं या जो दूसरे कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ब्लड मिलना मुश्किल होता है, बट इनके लिए हमें हर बार लगभग 1 लाख ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, और हर साल 10 से 20 हजार, 10 से 12 हजार हर साल नए पेशेंट्स आ रहे हैं। इतना ठीक है। ब्लड अरेंज करना कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए दिक्कत वाली बात है। तो ये बच्चे बिकॉज इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो जाता है, उसकी वजह से इनकी जो जो देखने में लुक है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से समाज में जो लोगों को एक्सेप्टेंस है वो थोड़ा पुअर होती है। फ्यूचर में रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ जीने में इनको दिक्कत होती है, जी। फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी रहती है दवाइयों पे और प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे, आयरन ओवरलोड होता है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी होते हैं, प्लस उनका जो कॉस्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट वो बढ़ जाती है। तो बहुत सारे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, लॉन्ग टर्म हेल्थी उनका लाइफ नहीं हो पाती है। और तो ये बिल्कुल, सब और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस बात आते है हैं। डॉक्टर गुप्ता कि इसको लेकर अभी भी उतनी अवेयरनेस, उतनी जागरूकता समाज में है नहीं, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि शादी के पहले कुंडली मिलाने से पहले आप थैलेसीमिया रिपोर्ट मिलाइए कि कहीं ये ट्रेट आपके अंदर तो नहीं है। लेकिन अभी भी ये जागरूकता यहाँ भारत में हमने देखा है कि बहुत कम है, इसलिए इसे लेकर जो भी ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। एक तरह से डॉक्टर तबस्सुम, अगर हम देखें तो जो यूएस एफडीए ने पहली बार थैलेसीमिया के लिए ओरल पिल को मंजूरी दी, ये मिटापिवेट, आखिर ये कैसे काम करती है? इसका मैकेनिज्म ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से फंडामेंटली किस तरह से अलग है, थोड़ा बताइए। और ये जो मंजूरी है वो एक तरह से फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के डेटा पर आधारित है, जहां हीमोग्लोबिन इंप्रूवमेंट और पेशेंट आउटकम्स को प्राइमरी एंड पॉइंट माना गया है। तो जो ये ट्रायल रिजल्ट्स हैं उन्हें आप क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से कितना जरूरी, कितना अहम मान रही हैं? जो ये दवा अभी मंजूरी मिली है जिसे एफडीए की मिटापिवेट, ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये पहली बार एक स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब मुंह से लेने वाला एक इलाज है, एक टैबलेट के फॉर्म में आई है, जो बहुत कन्वीनियंट हो सकती है अगर इस पेशेंट्स को ये मिले। अभी ये सिर्फ 18 साल से ऊपर के वयस्क के लिए ही अभी अप्रूव हुई है। तो ये गेम चेंजर इसलिए हो सकती है क्योंकि जो ट्रांसफ्यूजन, जैसे अभी डॉक्टर नीता, डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया कि मेजर जो है ऑप्शन ऐसे पेशेंट्स के लिए वो ज्यादातर ट्रांसफ्यूजन है, तो वो तकलीफ दे है और उसके साथ इतने साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो ये जो दवा है मिटापिवेट एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली ये पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी के पेशेंट्स के लिए बनाई गई है। तो थैलेसीमिया या सिकल सेल के पेशेंट्स को भी ये दी जा सकती है। इसका बेसिकली जो काम है वो जो आरबीसी की जो हम अभी बात कर रहे थे कि उनकी लाइफ स्पैन कम होती है ऐसे पेशेंट्स में, तो ये दवा उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकती है, जिससे खून की कमी जो है कुछ हद तक पूरी कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ्यूजन को खत्म कर देगी, लेकिन ट्रांसफ्यूजन जो जल्दी जल्दी देना पड़ता है, खून चढ़ाना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देगी।
और डॉक्टर नीता राधाकृष्णन, मेडिकल कम्युनिटी मीटापिविट को गेम चेंजर कह रही है, जैसे हम सभी सुन रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ये सिर्फ एक नई दवा है या थैलेसीमिया मैनेजमेंट की अब हम देखेंगे कि पूरी सोच, पूरा अप्रोच, सब कुछ बदलने की क्षमता के तौर पर इसे देखा जाए? हाँ, ये एक शुरुआत है। तो ये नई दवाई ज़रूर अप्रिशिएबल है, पर उसकी एक्सेस एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। तो ये दवाई ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पता क्या चल रहा है। ये दवाई ऑलरेडी पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी करके एक बहुत दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है, खून उसमें भी टूटती है, और खून की थैलेसीमिया की तरह ही है, पर थैलेसीमिया से बहुत ही दुर्लभ है ये। तो उस बीमारी में ऑलरेडी ये दवाई कुछ सालों से अवेलेबल है, बट इंडिया में वो एक्सेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट अराउंड US$ में आई थिंक 4.5 लाख रुपए बोला जा रहा है साल का कॉस्ट। मैंने अपने एक पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी पेशेंट के लिए ये पता भी किया था उस टाइम पे, तो उनका कोई पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम नहीं था। तो उस टाइम पे खरीदने के लिए 28 गोली की खर्चा लगभग 40,000 यूरो लगभग मान लीजिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमारे पास जो पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंट पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी दवाई होने के बावजूद उसकी एक्सेस बिल्कुल ना के बराबर है। पर अच्छी चीज़ है जब ऐसी दवाइयाँ आती है, और ऐसे और भी दवाइयाँ पाइपलाइन में है। तो मिटापिवैट के ही एक कंजीनर है, उसको बोलते हैं इटावोपिवैट, वो ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया में ऑलरेडी उसकी ट्रायल्स चल रही है, और तुरंत ही वो थैलेसीमिया में भी शुरू हो जाएंगे। तो वो मेडिसिन आने से बुला लो, प्रॉब्लम होगा टीवी पे बता दो कि लाइव में, उससे रिक्वायरमेंट आपकी दवाइयाँ जैसे और भी दवाइयाँ आएंगे और उनकी पेटेंसी पीरियड कम हो जाएंगे, तो जेनेरिक दवाइयाँ आने की संभावना है। और जेनेरिक दवाइयाँ हमें पता है कि जेनेरिक दवाइयों से कॉस्ट ज़रूर कॉम्पिटिटिव रेटिंग हो जाएंगे, फिर उसकी जो इनोवेटिव मॉलिक्यूल की कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होगा ऐसे मेडिसिन आने से। एडवांटेज उन लोगों के लिए है जिनके लिए और कोई क्योरेटिव ऑप्शन नहीं है, जैसे एडल्ट के लिए ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो उन पेशेंट्स में अगर आप कुछ भी दवाई दे दो जिससे इवन 30%, जैसे अभी मिटापिवैट का जो अप्रूवल अगर देखेंगे तो उसमें 30% लोगों में ट्रांसफ्यूशन कम हुई है। जैसे मैडम ने बोला, अभी हिना मैम ने बोला कि ट्रांसफ्यूशन बंद नहीं हो रही है, कम हो रही है। पर कम हो रहा वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कम होंगे तो उनकी आयरन ओवरलोड भी कम हो रही है, तो आयरन की कीलेशन की दवाइयाँ भी कम होगी। तो ओवरऑल बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। और पेशेंट का अगर आप फैटिग स्कोर्स देखेंगे तो फैटिग स्कोर का भी एक उनका आउटकम फैटिग स्कोर पे भी था, तो उसमें भी पेशेंट जैसे हीमोग्लोबिन उनका बढ़ जाते हैं, तो उनका कार्य करने की जो क्षमता है वो बेहतर हो रही है। तो ओवरऑल उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। तो डेफिनेटली होराइजन इज वेरी ब्राइट कि और दवाइयाँ आएंगे ऐसे पाइपलाइन में, और इंडिया में जब भी अवेलेबल होंगे और जेनेरिक मेडिसिन जब आएंगे, डेफिनेटली पेशेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, ट्रांसफ्यूशन की बर्डन कम होंगे। तो वी आर रियली होपफुल कि ऐसे दवाइयाँ और आए और पेशेंट्स को हेल्प करें। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों ने ही बताए हैं मिटापिविट को लेकर। डॉक्टर गुप्ता, आपकी नज़र में ये कितना बड़ा बदलाव होगा? क्लिनिकल डेटा में ये सामने आया कि कई एडल्ट पेशेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कम हुई, जैसा अभी डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी बताया है कि 30% तक कम हुई है। क्या आपकी नज़र में ये कहा जा सकता है कि अब भविष्य में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मरीज होंगे जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं इसके बाद? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने जैसा बताया। इसको यूएस एफडीए ने लास्ट मंथ 23 दिसंबर को अप्रूव कर दिया था थैलेसीमिया के लिए, और उसमें बेस्ड ऑन ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, इसका नाम था एनर्जाइज टी। जो एनर्जाइज था वो नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स थे, और जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट थे उनका नाम था एनर्जाइज टी। तो ये नॉन ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स में भी देखा गया कि 42% पेशेंट्स में मोर देन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ा है। इसके अलावा प्लेसिबो ग्रुप में सिर्फ 2% था। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फटीग स्कोर उनका इंप्रूव हुआ, उनके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स है वो इंप्रूव हुए। और जो नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स है, जिसका ग्रुप का नाम था एनर्जाइज टी, उसमें 30% पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बर्डन 50% से अधिक रिड्यूस हो गया, जबकि प्लेसिबो में सिर्फ 13% था। इवन इनका जो फैटिग स्कोर था, जिसको फैटिग स्कोर बोलते हैं, वो भी बहुत इंप्रूव हुआ, जो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर सिम्टम है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। अब बिकॉज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बिकॉज बार बार ट्रांसफ्यूजन के अलग अपने साइड इफेक्ट होते हैं कि ब्लड नहीं मिलता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, HbSAg है, HIV है, HBC, हेपेटाइटिस C है, और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, मलेरिया इस तरह के।
साथ में क्या होता है, बिकॉज आयरन हर ब्लड में जाता है तो आयरन ओवरलोड होता है, जिसके उनका दूसरा ऑर्गन डैमेज हो जाता है, जैसे लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आने लगती हैं बच्चों में। तो जो फायदा इसका मेन है जो मिटापिवेट का, एक तो ओरल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो कंप्लायंस है बहुत अच्छा होगा। ट्रांसफ्यूजन एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्लस साथ में इसकी डोज भी सिंपल डोज है, 100 मिलीग्राम बीडी से लेके मतलब 2 टाइम्स डे या 3 टाइम्स डे तक दे सकते हैं। फटीग में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया इसकी वजह से, ट्रांसफ्यूजन रिडक्शन हुआ कम है, काफी हद तक कम हुआ है। ओरल जो थेरेपी थी वो अपफ्रंट एक्सपेंसिव है, जो जैसे हमने माना है, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, पेटेंट खत्म होगा या जेनरिक चीज शुरू हो जाएंगी या डिमांड बढ़ेगी या हमारे अपना इन हाउस डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, तो उसका स्कूल इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। फायदा बहुत बड़ा होने वाला है, बच्चों की जो स्कूल लाइफ इंप्रूव होगी, वर्क लाइफ इंप्रूव होगी, ट्रेवल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, सोशल इंक्लूजन जो है वो इंप्रूव होगा। बहुत सारे लोग आज तक इन बच्चों को थोड़ा अलग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे इंप्रूवमेंट दिखेगा हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत में एक तो हमें देखना है कि ट्रायल्स तो दिख गए, हमें मेडिसिन में आ गई है, बट प्रोक्योरमेंट भी दिखेगा, बट इसके लिए पॉलिसी जो इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हमें देखनी पड़ेगी, पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या है। बिल्कुल, उस पर भी मैं आऊंगी, पॉलिसी पर्सपेक्टिव पर भी मैं आऊंगी डॉक्टर गुप्ता। इसके पहले अगर डॉक्टर तबस्सुम कुछ और चीज़ें अगर समझें, एफडीए अप्रूवल के साथ मिटापिवेट को सेफ्टी मॉनिटरिंग और आरईएमएस प्रोग्राम के तहत रखा गया है, जिसमें लिवर मॉनिटरिंग अनिवार्य है। अब ये सेफ्टी कंडीशन क्यों जरूरी मानी गई और इसका प्रैक्टिकल असर डॉक्टर्स और पेशेंट्स पर क्या पड़ेगा? साथ ही अगर कुछ और साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ और पहलू हैं, अगर उन्हें आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएं। जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया ही है, ये ट्रायल के अधीन है, फेज 3 ट्रायल इसका भी एक्टिव है, इसमें इनरोलमेंट नहीं हो रहा है बट अधीन है। तो जैसे हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इस दवा का भी साइड इफेक्ट है जो कुछ लिवर में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये दवा को मंजूरी मिली है। लेकिन और कुछ स्टडी आएंगी और समय के साथ जो है ये मालूम पड़ पाएगा कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के साथ। इसके अलावा डॉक्टर नीता राधाकृष्णन, फिलहाल हम जानते हैं कि ये जो एडल्ट पेशेंट हैं सिर्फ उनके लिए अप्रूव्ड है। पीडियाट्रिक थैलेसीमिया पेशेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए ये खबर क्या मायने रखती है? क्या फ्यूचर रिसर्च किस दिशा में आगे बढ़ सकती है, इसे लेकर आपको क्या लगता है? जब भी एक नई मॉलिक्यूल रिसर्च में जाती है, सबसे पहले जो ट्रायल्स होती है वो एडल्ट्स में होती है। तो ऐसे ही इस ड्रग में भी जो एडल्ट ट्रायल हुई है और एडल्ट ट्रायल की डेटा के ऊपर आधार पर उनको एफडीए अप्रूवल मिली है। तो उनकी नेक्स्ट फेज में ट्रायल में नेक्स्ट विल बी 6 to 18 ईयर्स का आर्म खुलेंगे इनका। तो उसमें 6 to 12 और 12 to 18 ईयर्स के बच्चे में यही दवाई देके यही सारे चीज़ें आउटकम सिमिलर ही असेस होगा कि हीमोग्लोबिन इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफ्यूजन रिडक्शन, फैटीग और मे बी प्रॉबेबली कुछ और चीज़ें पॉइंट्स वो पुट करेंगे। तो ऐसे ग्लोबल फेज 2 A 2B एंड 3 ट्रायल्स अभी खुलने वाले हैं, तो जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में चेक करेंगे और उसके डेटा आने में 1-2 साल के अंदर उसके भी पीडियाट्रिक एज के अगर सेफ माना जाता है तो उसके अप्रूवल एक्सपेक्टेड है उस दवाई के लिए। तो ये जनरल ड्रग की कोई भी ड्रग का जो प्रोसेस है सिमिलर है। अब अप्रूवल के बाद भी देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, तो उसमें फेज 4 डेटा लिया जाता है। तो उसमें अगर दवाई देने से किसी को रियल वर्ल्ड में भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे ट्रायल के टाइम पे आपको थोड़ा लिवर में इश्यूज आया तो इसलिए वो लिवर के लिए वार्निंग बोल रहे हैं, बट बाकी अगर आप जनरली जब आप पेशेंट्स को देना प्रिस्क्राइब करना शुरू करते हैं तो उसके बाद भी अगर होती है तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं और वो डेटा हर कंट्री और हर रेगुलेटरी बॉडी वो मानते हैं वो डेटा को, तो उसके ऊपर भी तो ऐसे हुआ है पहले कि सिकल सेल एनीमिया वगैरह में कुछ दवाइयां अप्रूव हुई थी और कुछ साल के बाद उनको मार्केट से निकाला गया था क्योंकि उसकी सेफ्टी अच्छा नहीं था या एफिकेसी अच्छा नहीं था। तो वो अभी हमें देखना है, जस्ट नया अप्रूवल है ये, तो अभी फेज 4 डेटा निकलेंगे और उसके ऊपर अगर ठीक रहता है तो सून वील हैव पीडियाट्रिक डेटा आल्सो अवेलेबल। अब जो आप पॉलिसी लेवल पर बात कर रहे थे डॉक्टर गुप्ता, भारत जैसे देश में जहां हर साल हजारों बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्म लेते हैं, मिटापिवेट जैसी थेरेपी को भारत तक लाने में रेगुलेटरी और पॉलिसी लेवल पर भी चैलेंजेस होंगे, हम जानते हैं। आपकी नज़र में क्या बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं?
देखिए, एक तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहले तो पीडियाट्रिक बच्चों में कोई ट्रायल्स नहीं हुए, तो बच्चों के लिए देने के लिए हमें पीडियाट्रिक ट्रायल्स का रिजल्ट का वेट करना चाहिए। प्लस जो फेज 4 ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, जो मार्केटिंग सर्वे जो होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बाद में पता लगते हैं। तो ये डिटेल जब तक पूरा रिसर्च का डाटा हमारे पास नहीं आता, सारे सर्विस का डाटा नहीं आता, तब तक हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी। दूसरा है कि कॉस्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि बिकॉज़ इतनी महँगी है, तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों बहुत बड़े चैलेंज रहेंगे भारतवर्ष के लिए। तो कहीं न कहीं हमें इन हाउस इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर जाके हम इसको मास लेवल पे थैलेसीमिया जो प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर हम इसको ले सकते हैं और गवर्नमेंट इसको इंक्लूड कर सकती है। तो बहुत बड़ा जो फैक्टर है प्राइसिंग और अफोर्डेबिलिटी है। एक्सेस एंड इक्विटी मतलब जो गरीब लोग हैं उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ अमीर लोग तो कहीं न कहीं अरेंज कर भी सकते हैं और ये इतना बड़ा हमारे यहाँ बर्डन है कि लाखों लोग इससे ग्रसित हैं। बच्चे हर साल 10-12 हज़ार पैदा हो रहे हैं। कहीं न कहीं जो उनकी जो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत अच्छा नहीं है। मैक्सिमम हम लोग मेडिकल कॉलेज में देखते थे ऐसे बच्चे, बिकॉज़ जब उनका जो रिकरेंट ट्रीटमेंट होता रहता है उसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं न कहीं ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो 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 टेक्निकल और लीगल इश्यूज हैं वो भी देखने चाहिए, बिकॉज़ हमें कि शायद अभी जब पता लगा हमें कि इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, नौजिया है, वॉमिटिंग है, लिवर बिल्कुल जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर एलएफटी टेस्टिंग्स वगैरह करानी, डिजिटल ट्रैकिंग करनी, प्रोटोकॉल ड्रिवन फॉलोअप करना। तो ये सारी चीज़ जब तक हम नहीं कर बिल्कुल डॉक्टर पाएंगे तब गुप्ता, तक समय की क्योंकि कमी है, डॉक्टर हिना तबस्सुम आपसे भी मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। भविष्य में दवा भारत में मंजूर होती है तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस ये सबसे बड़ा सवाल है, जैसे आप लोग बता भी रहे हैं। अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इसे इंटीग्रेट करने के लिए किस तरह की प्लानिंग और पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत होगी, आपका नजरिया क्या है इस पर? ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो इस दवा को अफोर्ड नहीं कर सकती अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि सबसे पहले तो ये दवा पेटेंटेड है। तो पेटेंटेड ड्रग ऑलरेडी बहुत महंगे होते हैं। नीता मैडम ने ऑलरेडी बताया था कि कितना एक्सपेंसिव है इसका ट्रीटमेंट सालाना। तो सरकार ऑलरेडी एक नेशनल प्रोग्राम चलाती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो सरकार जब अभी तो ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी ये ड्रग अभी अप्रूव भी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये भारत में लाना चाहेंगे तो इसके दो ऑप्शन हैं। एक, सरकार अपनी नीतियों के तहत एक हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट होता है। हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के थ्रू एक अफोर्डेबिलिटी एनालिसिस करके ये जान पाएंगे कि हमारी जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उस तक ये दवा किस तरह से पहुंचाई जाए। और दूसरा, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है जेनेरिक दवा बनाना। अगर हम ये मॉलिक्यूल अपने देश में ही बना पाए तो इसकी कीमत काफी हद तक कम हो सकती। बिल्कुल, इसी के साथ चर्चा का समय यहीं पूरा हो गया। डॉक्टर तबस्सुम, डॉक्टर नीता राधाकृष्णन, डॉक्टर डी के गुप्ता, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की जो चर्चा है ये साफ है कि मिटापिविट सिर्फ एक नई दवा भर नहीं है, बल्कि थैलेसीमिया ट्रीटमेंट की दिशा बदलने वाली एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। हालांकि इसके साथ सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस और रेगुलेशन जैसे सवाल भी जुड़े हुए हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि भारत जैसे हाई बर्डन देशों में ये इलाज कब और कैसे पहुंचता है और किस तरह से लाखों मरीजों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला पाता है। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।